पे कम से कम 5 लाख लोग थे। जाने को जगह नहीं थी, ट्रेन को हर 1 घंटे में रोकना पड़ता था। तो जेमसन नॉर्थ करके एक अंग्रेज अफसर था, उसने बोला कि इतिहास में किसी भगवान के लिए भी इतने लोग खड़े नहीं रहे, किसी आदमी के लिए, किसी मसीहा के लिए भी इतने लोग रोए नहीं जितने रॉबिन्सन, जिसको आप लोग यानी एक बहुत बड़ा, जिसको आप लोग बोलेंगे मसीहा, एक मसीहा के लिए भी इतने लोग रोए नहीं जितने भगवान टंटा भील के लिए लोग रोए हैं। ये अंग्रेज बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उसने अपने देश में जाके जो रिपोर्ट पेश किया टंटा भील के बारे में, उसमें बोला है उसने, रिपोर्ट ऑन टंटा भील, क्रिमिनल रिपोर्ट ऑन टंटा भील। जब उन्होंने उस रिपोर्ट का उल्लेख मैंने पढ़ा तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या बात है, अंग्रेजों ने उसको भगवान से बड़ा बोला है। भारत में ऐसा क्रांतिकारी हुआ ही नहीं जिसके लिए इतनी भीड़ खड़े रह रही है, उसको देखने के लिए खड़े रह रही है। केवल आदिवासी नहीं, मुसलमान भी था, ओबीसी भी था, दलित भी था। ऐसी क्या बात है कि टंटा भील को देखने के लिए लोग खड़े थे। साथियों, भारत का पहला क्रांतिकारी है जिसको रॉबिन हुड की पदवी मिली है। ये पहला क्रांतिकारी है। जब उनको पकड़े थे तो ब्रिटिश टाइम नाम का एक अखबार था, ब्रिटिश टाइम नाम के अखबार में एक आर्टिकल आया था कि रॉबिन हुड इंडियन गॉड, रॉबिन हुड इंडियन गॉड, टंटा भील इज गॉड। यानी रॉबिन हुड भगवान, भारत का भगवान टंटा भील, इनको पकड़ लिया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको रॉबिन हुड भी बोल रहे हैं, भगवान भी बोल रहे हैं, और उसको जेल में उधर लेके भी जा रहे हैं। ये न्यूज जब पढ़ी गई ब्रिटिश टाइम्स की, तो उस वक्त झारखंड, जिसको पश्चिम बंगाल का प्रेसिडेंसी बोलते थे, उस वक्त झारखंड में बिरसा मुंडा के हाथ में वो न्यूज आई। इसका उल्लेख बिरसा मुंडा की जो जॉन हैंड्रॉप है, उसने इसकी रिपोर्ट का उल्लेख किया था कि बिरसा मुंडा ने अपनी उम्र के 15 साल में वो रिपोर्ट पढ़ी और बोला कि मेरी जिंदगी में मेरे को ऐसा लगता है कि जो भगवान टंटा भील ने काम अधूरा छोड़ा है उसको मैंने पूरा करना चाहिए। ये बात बिरसा मुंडा ने बोला था। ये बिरसा मुंडा और टंटा भील का संबंध है भाइयों। टंटा भील की सोच से बिरसा मुंडा बना है। आप सोच सकते हो कि टंटा भील क्या चीज होगी, क्या क्या मकाम होगा टंटा भील का। आप लोग बिरसा मुंडा के बारे में आज जानना चाहेंगे। बिरसा मुंडा एक ऐसा आदमी रहा जिसने क्रिश्चियन धर्म लिया, उसको भी छोड़ा, वैष्णवी धर्म लिया, हिंदू धर्म लिया, उसको भी छोड़ा, और बोला गुलामों का कोई धर्म नहीं होता है, गुलामों का एक ही धर्म होता है, केवल संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। ये बिरसा मुंडा ने बोला। बिरसा मुंडा ने बोला ऐसा भगवान जो ब्राह्मणों की मानता है, ऐसा भगवान जो ब्राह्मणों की मानता है, मैं ऐसे भगवान को ब्राह्मणों के घर का कुत्ता समझता हूं, मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। ये बिरसा मुंडा ने बोला। बिरसा मुंडा ने बोला कि आदमी आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए, और जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। ये बिरसा मुंडा ने बोला। इस देश में अगर एक कानून नहीं बनता, 1898 का जो कानून है, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, जिस कानून में लिखा हुआ था, इस कानून के पीछे भी एक छोटा सा इतिहास। जब अंग्रेजों का भारत में राज था तो केवल भारत में ही नहीं था, विश्व की 17 देशों पर अंग्रेज का राज था। 17 देशों पे अंग्रेज राज कर रहे थे, और ऐसे देश थे उसमें से 11 देश जहां पे आदिवासी रहते थे।
साथियों, ये जो कानून बना ये ब्रिटेन में बना, वहां पे इनका हाउस था। उस हाउस में कानून बना कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन ने बनाया है। ये कानून अगर नहीं होता तो आपके पास 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन नहीं होती, आपके बदन पे कपड़े नहीं होते, आपको कोई रोटी नहीं मिलती, आप इतने सम्मान के साथ यहां नहीं बैठते। आपने ऐसे आदमी का आज पुतला बैठाया है जिसने समाज को 25 साल की उम्र में, केवल 25 साल की उम्र में, जब मूंछ की कौम भी बराबर नहीं फूटती है, इतनी कम उम्र में समाज के लिए इतना बड़ा काम कर देना यह मामूली बात नहीं है। उनके ब्रेन पे रिसर्च करने आए थे इजराइल के लोग कि आखिर ये आदमी का ब्रेन इतना ऐसा क्यों था, उसके मैपिंग करे, उसकी एक्टिविटी को मैपिंग किए, उनके जो कार्यकाल था, कार्य करने का जो प्रणाली थी उनकी, उस पर उन्होंने रिसर्च की और पाया कि ये ब्रेन जो है ये बहुत कम होता है। हजारों में एक ब्रेन ऐसा आता है जिसको कम उम्र में इतनी सारे स्ट्राइक्स होते हैं, जिसको बहुत सारी ब्रेन यानी दिमाग आ जाता है। साथियों, बिरसा मुंडा के बारे में अगर जानना है तो एक ही बात, ये एक ऐसे परिवार का बच्चा था जिसके बदन पे कपड़े नहीं, पेट में रोटी नहीं, लेकिन दिमाग में सोच थी टंटा भील की। उसके दिमाग में भगवान टंटा भील की सोच थी। आप सोच सकते हैं, बदन में कपड़े नहीं, हाथ में कुछ औजार नहीं, हथियार नहीं, पेट में रोटी नहीं, ऐसे कौम ने, ऐसे लोगों ने इतनी बड़ी क्रांति करके थी, जिसके बदौलत जमीन हमारे पास में है आज, जिसके बदौलत देश में हमको आदिवासी बोल के पुकारा जा रहा है। ये मामूली आंदोलन नहीं हुआ। जिसके पास साधन है, जो राजा है, जो बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने जहां तक कि आदिवासी राजाओं के बारे में पढ़ा हूं, मैंने एक भी आदिवासी राजा को नहीं देखा जिसने आदिवासी समाज के लिए 100 एकड़ जमीन दिया होगा। मेरे को एक आदिवासी राजा का नाम बताओ, नहीं तो एक आदिवासी मंत्री का नाम बताओ जिसने समाज के लिए 100 एकड़ जमीन दिया होगा। दिया क्या? नहीं दिया। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जिस जमीन पे आप बैठे ये समाज की जमीन नहीं है। आपके पास क्या है? कहां बैठाओगे आप अपनी कौम को? किसी ने पूछा, रे आदिवासियों का रास्ता, ये तो पूरा क्षेत्र आदिवासियों का है, एक कब्रिस्तान बता दो आदिवासियों के नाम से, तुम्हारे नाम से कब्रिस्तान भी नहीं है। कोई जमीन तो बहुत दूर है। जो लोग मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे उनके पास 500 एकड़, 1,000, 2 एकड़, 2,000 एकड़ जमीनें हैं उनके पास। हमारे पास तो 10 एकड़ जमीन नहीं है अपनी एक्टिविटी करने के लिए, अपने समाज को चलाने के लिए। कौन से मंत्री ने दिया 100 एकड़ जमीन में? को बताइए, नाम बताइए उससे, मैं पैर पढ़ने जाता हूं उससे। कहां आप अपने बच्चों को ट्रेन करोगे? किसके सहारे छोड़ोगे ये बात? कौन आपके बच्चों को ट्रेन करेगा? आपके पास कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई विचार क्षेत्र नहीं है, कोई विचारों का केंद्र नहीं है। आपका बच्चा आरएसएस में जा रहा है, बजरंग दल में जा रहा है। क्या करोगे आप? क्या सिखाएंगे आप? क्या सीखेगा वो बच्चा? क्या उसको बिरसा मुंडा के बारे में बताया जाएगा? टंटा भील के बारे में बताया जाएगा? आदिवासियों के इतिहास के बारे में बताया जाएगा? नहीं। साथियों, अब तो आदिवासी मुक्त भारत की बात होने लग गई है इस देश में। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। आदिवासी मुक्त भारत यानी बिगर आदिवासियों के भारत। इस देश में आदिवासी आदमी नहीं रहेगा, तब यह भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब तक आदिवासी जिंदा रहेगा, तब तक इस जमीन पर, यहाँ के जल पर, जंगल पर आदिवासियों का नाम रहेगा। 7/12 पे उसका नाम रहेगा, क्योंकि वो इसका मूल मालिक है। इसी मूल मालिक को खत्म करके ही भारत दूसरा देश बनाया जा सकता है। इस बात का इनको ज्ञान है, इसलिए ये लोग आपको जनजाति बोल रहे हैं, आपको वनवासी बोल रहे हैं, कुछ दिन बाद स्वर्गवासी बोलेंगे। आप लोग चुप है।
हम लोग चुप है, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। आपका कोई मिशन नहीं है। जिस बिरसा मुंडा से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने प्रेरणा लिया, इस देश में दो नेता सबसे बड़े हैं, एक डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और दूसरे गांधी जी। बाबा साहब आंबेडकर तो भंडारा से इलेक्शन हार गए थे, वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते, उनको जिताने वाले आदिवासी थे, और वही आदिवासी थे जो बिरसा मुंडा के विचारों पे काम कर रहे थे। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के छोटे भाई कांग्रेस से लड़ रहे थे, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर शेड्यूल ट्राइब फेडरेशन से। आदिवासियों ने कांग्रेस से बगावत की और बाबा साहब को जिताया, क्योंकि बाबा साहब ने गोदावरी के आंदोलन में बोला था कि मैं बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरणा लेता हूं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी वही पैदा हुए, उसी जमीन पे पैदा हुए जिस जमीन पे टंटा भील पैदा हुए हैं। ये मामूली बात नहीं है। गांधी जी जो एडवोकेट थे, मोहनदास करमचंद गांधी एडवोकेट, वो टाई कोट पहनते थे। पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ रामगढ़ में, पहला अधिवेशन हुआ। ऐसे ही पेंडोल, आपके पेंडोल में जैसे बोर्ड लगा है, महामानव क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा। गांधी जी ने पूछा ये कितने लोगों के नाम है, तो एक आदिवासी खड़ा होके बोलता है एक ही आदमी का नाम है। तो बोले ये एक आदमी का ऐसा क्या कर दिया, कितनी उम्र थी उनकी, तो बोले 25 साल। 25 साल में ऐसा काम और इतना नाम। गांधी जी ने पूछा ये क्या चाहते थे, तो खड़े होके बोला वो मोड़ा घास मोड़ के मामा, यानी हमारे गांव में हमारा राज, गोंडी में बोलते मावा नाटे मावा राज, हमारे गांव में हमारा राज। ये बिरसा मुंडा की सोच थी। गांधी जी ने बोला इसी आंदोलन की जरूरत है देश को, वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गांधी जी ने। वो टाई कोट उतारे, लंगोटी पहने और देश की आजादी के लिए निकल गए। जिस महान आत्मा से गांधी जी ने प्रेरणा लिया, जिन महान आत्मा से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने प्रेरणा लिया, उस महान आत्मा ने टंटा भील से प्रेरणा लिया। टंटा भील कितने बड़े व्यक्ति हो, इस पर से सोच लो। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है, तो इस देश के आजा बिरसा मुंडा और सबके आजा टंटा मामा, भगवान टंटा मामा। लेकिन हमारे ही लोगों ने कभी डकैत बोला, कभी कुछ, डरते थे टंटा मामा की फोटो लगाने के लिए। मैंने सर्वे किया हूं, बहुत बारीक सर्वे किया हूं। टंटा मामा की जब फांसी पे लटका है, तो उनके प्लास्टिक के उनके चेहरे बनाकर उनकी मुंडी को ऐसा लटकाकर कुछ लोग यहां घूमते थे। इतना डराया गया आदिवासियों को कि हमारे जनरेशन के लोगों ने किसी का नाम टंटा नहीं रखा। इतना डर गए थे हम, इतने घबरा गए थे हम। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे खिलाफ में एक कानून था जिसको क्रिमिनल ट्राइब बोलते हैं। ये विश्व में किसी भी देश में ऐसा कानून आदिवासियों के खिलाफ में नहीं बना जो भारत में बना। इस कानून के हिसाब से जो भील है, गोंड है, पावरा है, बारेला है, दरबार है, बिलाला है, उधर महादेव कोड़ी है, इनको क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, गुनेगारी जमात। इस कानून के तहत अगर शहर में कोई गुनेगारी जमात का आदमी दिख गया और उसको किसी ने मार भी डाला तो उसके खिलाफ में एफआईआर नहीं होती थी। आदिवासियों को मारने का एक तरीका था। आपको किसी स्कूल में दाखला नहीं मिल सकता था, किसी गवर्नमेंट सर्विस में आपको नौकरी नहीं मिल सकती थी। ये क्रिमिनल ट्राइबल बिल जो है, ये गुनेगारी जमात का बिल है। आज भी अगर आप नौकरी के लिए एप्लीकेशन करोगे और आपके ऊपर कोई गुना दाखिल रहेगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इस बिल के खिलाफ में टंटा मामा ने लड़ा, इस बिल के खिलाफ में बिरसा मुंडा ने लड़ा। साथियों, ऐसा बिल विश्व के किसी देश में नहीं था।
हमारे कितने लोगों को मारा गया, किसी पे एफआईआर नहीं लिखी गई। हमारे मरने के बाद भी हमारा मर्डर हो जाता था, हमारे लोगों को मारा जाता था, उसकी कोई एफआईआर नोंद नहीं होती थी, उसके रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। आज भी टंटा मामा का नाम क्रिमिनल ट्राइबल बिल की लिस्ट में है, स्वतंत्र सेनानी की लिस्ट में नहीं है। जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाई उनके नाम शहीदों की लिस्ट में है। अरे हमारी तो पूरी कौम की कौम स्वतंत्र सेनानी है, हमारे नाम नहीं है। कोई पेट्रोल पंप ले रहा है स्वतंत्र सेनानी के नाम पर, कोई कुछ कर रहा है, कोई जमीनें ले रहा है, कुछ ऐशो आराम कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी बेचारे वहीं के वहीं। एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो सह्याद्री और सतपुड़ा का पहाड़ है, यहां एक कानून और था जो सुनने में बहुत गलत लगता है, लेकिन वास्तविकता में ये था। जब पेशवाई आई तो आदिवासी महिलाओं को ब्लाउज नहीं पहनने दिया करते थे वो लोग। अगर आपको ये तन ढकना है तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स लगता था, अगर किसी मां बहन को अगर कपड़े पहनना है तो ये टैक्स लगाते थे हमारे ऊपर। ये सच्चाई थी। इसके खिलाफ में टंटा मामा ने एक ही मुहिम चलाई, जो जो ऐसे आदेश करता था उसकी नाक काटते थे, उसके कान काट डालते थे। ये अलग टाइप की क्रांति थी। भारत के इतिहास में ऐसा समाज परिवर्तन का आंदोलन किसी ने नहीं चलाया। 30 साल तक 14 साल तक के टंटा मामा सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे, यानी हथियार बंद लड़ाई लड़ रहे थे। इतनी लड़ाई तो किसी ने नहीं लड़ा। टंटा मामा की लड़ाई में कम से कम 55,000 लोग मारे गए। टंटा मामा का उस वक्त कम से कम 1 लाख ग्राम सभाओं पर नियंत्रण था। ये कोई माने या ना माने, जिसको हिल ट्राइब्स की रिपोर्ट बोलते हैं, स्किमिटन रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि 1 लाख ग्राम सभाओं पे कंट्रोल था टंटा मामा का। आज तो हमारी 1 ग्राम सभा पे नियंत्रण नहीं है। उस वक्त टंटा मामा 1 लाख ग्राम सभाओं पे राज करता था। टंटा मामा को तो ये लोग 3 झीलें दे रहे थे आंदोलन खत्म करने के लिए। 3 झीलें, बादशाह बन जाते थे, राजा से भी बड़ा औहदा टंटा मामा को मिल जाता था, लेकिन समाज के साथ गद्दारी नहीं किया। ये टंटा मामा है। फांसी देने के पहले पूछते हैं तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इसके रिकॉर्ड्स है। थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, शोधेंगे, उसको ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि कुछ होमवर्क अपने भी लोगों ने करना चाहिए। टंटा मामा से पूछा गया आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उधर उनकी बहन थी, उनके रिश्तेदार लोग थे, किससे मिलना चाहते हो आप। टंटा मामा ने बोला मैं अपने समाज से मिलना चाहता हूं, जिसको मैं मालिक समझता हूं। अपनी मां से, अपने बहनों से, उन्होंने अपने परिवार से नहीं मिला। ये कलेजा चाहिए, इसको मर्द का कलेजा बोलते हैं, जो अपने समाज के लिए, मेरे समाज के लोगों को मैं देखना चाहता हूं, जिनके लिए मैं इतने दिन लड़ाई लड़ा। मैं मेरे मरने के पहले मेरे समाज को देखना चाहता हूं। जब वो कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था तो टंटा मामा के लोग टंटा मामा को मालिक बोलते थे और टंटा मामा दूसरे लोगों को मालिक बोलते थे। तो वो जज को नहीं समझाए कि ये क्या शब्द है, ये मालिक क्या शब्द है। तब टंटा मामा ने बताया कि मालिक हम है इसलिए क्योंकि हम इस देश के मूल मालिक हैं, इस जमीन के मालिक है। वो मुझे मालिक बोल रहा है, मैं उसे मालिक बोल रहा हूं। ये शब्द का जो मतलब था, कुछ लोगों ने बोला कि भाई आदिवासी शब्द आया कहां से, तो टंटा मामा के जमाने से, उसके पहले से भी ये आदिवासी शब्द आदिवासियों के बीच में है। एक बात बड़ा अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि ये सरकार बोल रही है देश में आदिवासी नहीं रहते हैं। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है, ये भी बोल रही है कि भील वंश के लोग हैं, जिनकी भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है।
इसलिए ये आदिवासी नहीं है, ये सबमिशन है, ये आपकी पीढ़ी को खत्म करने का षड्यंत्र है, ये भीलों को ही आदिवासी की सूची से बाहर करने का षड्यंत्र है। भील यानी भील नहीं, बिलाला, बारेला ये भी नहीं बचेगा, दरबार भी नहीं बचेगा, पावरा भी नहीं बचेगा, सब बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ये बोल रहे हैं ये आदिवासी ही नहीं है। तब क्या करोगे आप आदिवासी हो करके आज डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नौकरी पर हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस दिन आपको बोला जाएगा ये आदिवासी नहीं है, उस दिन आप क्या करोगे? किधर जाओगे आप? किसके पास जाओगे? कौन सी लड़ाई लड़ोगे? किसी देश आज तक किसी देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा हलफनामा किसी समाज के खिलाफ में नहीं दिया है जो भारत सरकार ने एक समाज को टारगेट करके किया है। बाकी लोग बोलने लग गए हैं अभी, अरे भील तो आदिवासी नहीं है, ये चर्चा होने लग गई है कि भील आदिवासी नहीं है। इसका असर जानते हो क्या होने वाला है? ये पार्टीवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, संगठनवाद की बीमारी से बाहर आ जाओ। अब समझ जाओ ये हमारी आखिरी पीढ़ी की आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर अभी नहीं बचे तो हमेशा हमेशा के लिए ये काम खत्म हो जाएंगी भारत के नक्शे से। ये बहुत जरूरी है। मैं बड़ी जवाबदारी के साथ बोल रहा हूं आपको कि आप समझ लीजिए आप खत्म होने वाले हो, आप नक्शे में नहीं रहोगे अगर आप एक जगह नहीं आओगे तो। भील और बारेला में क्या फर्क है? बिलाला में क्या फर्क है? तुम्हारा वंश एक, तुम्हारा खून एक, तुम्हारा डीएनए एक, तुम्हारी संस्कृति एक, तो समाज भी एक होना चाहिए। ये बंद करो, जातिवाद की दुकान बंद करो। ये बचपना है। जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा? ये बिरसा मुंडा बोल रहा था। और जो अपने दुश्मन को नहीं पहचान सकता वो नपुंसक है, वो लड़ नहीं सकता। जो हमारी कौम लड़ाकू है, हमारे खून में लड़ना है, हमने भागा नहीं कभी, पीठ नहीं दिखाई हमने। अपने भाइयों को पहचानो, अपने लोगों को पहचानो, अपनी लड़ाई को पहचानो, अपनी जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाओगे उस बारे में सोचो। ऐसा बैठकर भीड़ जमा के कुछ होने वाला नहीं है। अब तो जरूरत है तुमको अंडरग्राउंड काम करने की, इसके लिए रिसर्च करना, अपने आने वाली जनरेशन को बचाने